हेलो, नमस्कार, वंदनम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। देखिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर के लगभग 11 से 12-13 लेक्चर आपके सामने आ चुके होंगे। काफी कुछ हम इसमें पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जिस्ट। वो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यहां से आपके 6-7 लेक्चर और बचेंगे और 6-7 लेक्चर होने के बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। सब कुछ मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाने की कोशिश करी है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या? इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लास्ट लेक्चर में हमने डायपोल के बारे में बात की, यानी कि डायपोल में कितना टॉर्क लगेगा अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने के लिए, अगर ले जाने के बाद अगर उस पर टॉर्क लग रहा है तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम टॉर्क कितना होगा और उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, मिनिमम टॉर्क होने के बाद अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, जो कि जीरो था, टॉर्क हमारा जीरो हो जाता है, तो फोर्स जीरो था, टॉर्क जीरो था, तो हमने बोला यहां पर इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। तो इक्विलिब्रियम दो टाइप का था, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, ओके। ये सारी बातें हमने कर ली थी। कुछ क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस भी हमने क्या कर लिए थे, डन कर लिए थे। चलो, उतना पढ़ने के बाद आज हमें आना है किस पर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इंट्रोडक्शन पर। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बहुत आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, जो कि है गॉस लॉ। जो कि है क्या? गॉस लॉ। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने जो भी आपसे बात की वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात की थी। किसके लिए बात की थी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हम अपना जो डायपोल था उसको उठाकर कहां लेकर आ रहे थे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आ रहे थे। और जब हम अपने डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आ रहे थे तो जो उस पर नेट फोर्स लग रहा था वो जीरो था, है ना। मैंने वहां पर उस लेक्चर में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करी थी। क्यों नहीं करी, अभी आपको बस 2 मिनट में बता देता हूं। रीजन यह है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप अपने डायपोल को रखते हो तो यह कहना बहुत ही टफ हो जाता है और यह कभी भी सही नहीं होता कि उस डायपोल पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और अगर नेट फोर्स की वैल्यू कुछ भी है तो टॉर्क की वैल्यू भी कुछ हो सकती है ना। तो वहां बहुत वेरिएबल चीजें हो जाती हैं, इसलिए हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले देखो, हमको सबसे इंपॉर्टेंट बात करनी है और वो है क्या? एरिया। किसकी बात करनी है? हमें एरिया की बात करनी है। जब हम छोटे बच्चे थे, है ना, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, है ना। समीर, याद है वो गोलमाल पिक्चर? समीर बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटे कपड़े पहनता था, बड़ी शरारत करता था। तो जब हम ऐसे बच्चे थे तो हमारे लिए एरिया क्या हुआ करता था? एरिया हमारे लिए हुआ करता था एक स्केलर क्वांटिटी, है ना। अगर मैं आपको एक एक्स, आप पहली बार बोलोगे, सोचोगे कि अरे यार सर, आप जो एरिया बना रहे हो वो एक्स वाई जेड एक्सिस पे क्यों बना रहे हो सर? हैं, लो देखो, ध्यान से देखना, ये मैंने आपके लिए बनाया एक स्क्वायर, ठीक है ना। इस स्क्वायर का जो साइड है वो है एल, ए मान लो। चलो, स्क्वायर की साइड क्या है? ए, है ना, ओके। अगर स्क्वायर की साइड ए है और मैं आपसे पूछता जब आप छोटे बच्चे थे कि यार एरिया बताओगे क्या इस स्क्वायर का, तो आप बोलोगे इतना आसान सवाल पूछ लिया सर, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है सर इसका। एरिया जो स्क्वायर का आप पूछ रहे हो वो और कुछ नहीं होगा सर, वो ए स्क्वायर होगा, ठीक है ना, ओके। और आपकी नजरों में स्केलर क्वांटिटी हुआ करती थी क्या? एरिया, ठीक है ना। लेकिन जब आप बड़े हो गए तो आपके लिए हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। क्यों? क्योंकि आपने वेक्टर्स पढ़ लिया 11th में। आपने 11th में वेक्टर्स पढ़ लिया, आपने वेक्टर में पैरेललोग्राम का एरिया निकाला, आपने ट्रायंगल का एरिया निकाला, तो आपको समझ में आया कि जब आप एरिया निकाल रहे हो तो एक्चुअल में आप साइड्स का क्या कर रहे थे? क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे। मान लीजिए, नाम दे देता हूं मैं इसको, ए बी सी डी, ये साइड का नाम मैंने दे दिया, ठीक है ना। अब अगर मैं बड़े बच्चे से पूछता हूं कि बताओ यार एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे मैं, मेरे हिसाब से, जो मैं बड़ा बचपन है मेरा, अब बचपन जो है वो बड़ा हो गया है, उस हिसाब से जो एरिया है ना सर, उस हिसाब से जो एरिया है ना सर, वो एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। अच्छा, और वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा सर ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर। याद आया कुछ कि नहीं आया? एरिया आप किससे निकाल रहे हो? क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल रहे हो। एरिया आप किससे निकाल रहे हो? क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल रहे हो। और जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट से कोई चीज़ निकालते हो तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी देती है। अच्छा, हाँ सर, वेक्टर क्वांटिटी देती है, ठीक है, मैं भी मान गया। तो यहाँ पर ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर जब आप करोगे तो एक्चुअल में वो क्या आएगा? ए इंटू साइन थीटा। अब ये थीटा कितना है? तो ये थीटा हो जाएगा कितना? 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ आप बोल सकते हो ए स्क्वायर इंटू साइन 90 इज 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू 1। लेकिन आप बोलोगे सर डायरेक्शन, ये तो आपने अभी भी मैग्नीट्यूड निकाल के दिया, यहाँ भी तो हमने वही निकाल कर दिया था।
यहां भी आप वही निकाल कर दे रहे हो, डायरेक्शन के बारे में भी तो बात करो। तो मैंने कहा बिल्कुल सही, यहां पर जो आप अपना एरिया वेक्टर निकाल रहे हो उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ दीज वेक्टर्स। क्या यहां पर जो आप एरिया वेक्टर निकाल रहे हो, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ दीज वेक्टर्स, यानी कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी किसकी, एरिया वेक्टर की। अब सर मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर दो हो सकते हैं, एक बाहर निकलता हुआ और एक सरफेस के अंदर जाता हुआ। इस सरफेस से दो परपेंडिकुलर निकल सकते हैं, दो अलग अलग डायरेक्शन में, एक परपेंडिकुलर जो सरफेस से अंदर की तरफ जाएगा और एक परपेंडिकुलर जो सरफेस से बाहर की तरफ आएगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। तो मैं इसको एक बार ड्रॉ करता हूँ, है ना। हम क्योंकि इंट्रोडक्शन पे हैं, हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि हमको कुछ समझ में ना आए बाद में। अरे यार सर अच्छी लाइन बनाओ, ठीक है ना। ये है आपका, या तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होना चाहिए या तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन ये इसके पैरेलल होना चाहिए ना यार। अब बना ही रहा हूँ डायग्राम तो अच्छे से ही बनाऊँ, ठीक है ना। इसके पैरेलल होना चाहिए, तो ऐसा ये है आपका एरिया वेक्टर और दूसरा एरिया वेक्टर होगा ये ऐसा बाहर की तरफ, ये ऐसा पैरेलल, हाँ ऐसा बाहर की तरफ एक ये एरिया वेक्टर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर बिल्कुल, उधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। अच्छा ये डायरेक्शन कौन सी है? एक्स डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर असाइन किया गया है वो है आई कैप, वाई डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर असाइन किया गया है वो क्या है, जे कैप, और जेड डायरेक्शन के लिए जो किया गया है वो है के कैप। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो या तो प्लस के कैप में है या तो माइनस के कैप में, या तो प्लस के कैप में होगी या तो माइनस के कैप में होगी, दो डायरेक्शन हो सकती है। अच्छा सर ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपने जो एरिया वेक्टर निकाला एक्चुअल में वो कुछ नहीं है, वो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के आगे आप के कैप भी लिख सकते हो और ए स्क्वायर के आगे आप माइनस के कैप भी लिख सकते हो। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्या है, ओपन सरफेस है। सर ये क्या होता है अभी बताएंगे, अभी बस टेंशन मत लो, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। हम दोनों डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हैं, के कैप भी माइनस के कैप भी, क्योंकि ये क्या है, एक ओपन सरफेस है यानी कि 2D सरफेस है। अभी सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलिए, तो एरिया वेक्टर आपको समझ में आ गया कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन कहां होती है, जिस सरफेस का आप एरिया निकाल रहे हो उस सरफेस के परपेंडिकुलर हो सकती है, ठीक है ना। ओके सर, एरिया कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। जब आप इंजीनियरिंग करोगे, इंजीनियरिंग में जब आप क्या बोलते हैं ईसी ब्रांच लोगे, इलेक्ट्रिक ब्रांच लोगे ना, इलेक्ट्रिकल ब्रांच लोगे, तब आपको एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मानना पड़ेगा। मैकेनिकल में उतना मानना नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़्यादा मानना पड़ेगा। चलिए तो ये हम समझ गए। नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ अ सरफेस इज अलॉन्ग द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वही मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्शन होती है हमारे एरिया वेक्टर की वो सरफेस के परपेंडिकुलर हो सकती है, दो तरीके से हो सकती है, बाहर जाते हुए भी और एक अंदर आते हुए भी, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ बेसिकली बात करनी है फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में बात करनी है? फ्लक्स के बारे में। तो फ्लक्स के लिए हम अपने 2D सरफेस को नया नाम भी देते हैं जिसको बोला जाता है ओपन सरफेस। सरफेस ओपन है ना, 2D है, ओपन है सरफेस, ठीक है ना। तो हम अपने 2D सरफेस को ओपन सरफेस भी बोलते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि जब आपने एरिया वेक्टर निकाला तो एरिया वेक्टर आया आपका ए स्क्वायर, तो आपने बोला इसकी डायरेक्शन के कैप भी हो सकती है और इसकी डायरेक्शन माइनस के कैप भी हो सकती है, इसकी डायरेक्शन माइनस के कैप भी हो सकती है, ठीक है। हाँ सर एकदम क्लियर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ओपन सरफेस है ना। बोथ आर राइट, मैं लिख देता हूं यहां पर, बोथ आर राइट, बोथ आर करेक्ट, both are correct because it is an open surface, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। ऐसा क्यों होना है अभी आगे जाके आपको समझ में आएगा। आगे जाके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखेगी, है ना, उसी डायरेक्शन में आपको एरिया वेक्टर भी जाते हुए दिखेगा। तब हम डिसाइड कर लेंगे कि हमको इन दोनों में से कौन सा डायरेक्शन चूज करना है, आगे जाके समझ में आएगा। प्लीज अभी इंट्रोडक्शन है, धीरे धीरे समझो, मैं आगे जाके आपको यही पॉइंट पकड़ के समझा दूंगा। ध्यान से सुनो, मैं यही पॉइंट आगे जाके आपको समझा दूंगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेकर आएंगे, तब, अभी नहीं। अभी आप सिर्फ एरिया वेक्टर को समझिए। पक्का? हाँ सर पक्का। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो यहां आपने बात कर ली किसके लिए? 2D सरफेस के लिए। आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़िए। लो भाई इसको करता हूं मैं क्लियर। ये हो गया हमारा 2D सरफेस एरिया वेक्टर। आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा 3D सरफेस यानी कि क्लोज सरफेस की बात करें। 3D सरफेस यानी कि क्लोज सरफेस के लिए बात करें। अब जैसे ये देख लीजिए, एक सिलेंडर है आपके सामने।
अब इस सिलेंडर का एरिया वेक्टर कहाँ निकलेगा, जरा इसको समझेंगे। देखिए नोट लिख दूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नोट मैं बाद में लिखता हूं, पहले समझा दूं फिर आप नोट लिख लेना। चलो मैं ये बोल रहा हूं कि पहले लिखवा दूं, यहाँ पहले लिखवा दूंगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा ना। हाँ पहले नहीं लिखवाता। चलिए ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है ना, इसके परपेंडिकुलर एक एरिया वेक्टर हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हो सकता है, और क्या हो सकता है, अंदर की तरफ एरिया वेक्टर हो सकता है। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। सिमिलरली नीचे भी क्या होगा, बाहर की तरफ एक एरिया वेक्टर होगा और एक अंदर की तरफ एरिया वेक्टर होगा, अंदर की तरफ एरिया वेक्टर होगा। सिमिलरली अगर आप कर्व सरफेस को देखोगे तो बाहर की तरफ क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा भाई, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। यहाँ भी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होने वाला है ना, ठीक है। अब ये एरिया वेक्टर अंदर की तरफ भी तो हो सकता है, देखो ना, जैसे ये अंदर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है, लेकिन हमको ऐसा बोला जाता है कि जब आप 3D सरफेस यानी कि क्लोज सरफेस की बात करते हो, जब आप 3D सरफेस यानी कि क्लोज सरफेस की बात करते हो तो द एरिया वेक्टर गोइंग आउटसाइड, गोइंग आउटवर्ड लिख देता हूं, गोइंग आउटवर्ड विल बी कंसिडर्ड, विल बी कंसीडर्ड। क्या किया जाता है कि आपके जो सरफेस से बाहर निकलता हुआ, आउटवर्ड जाता हुआ जो एरिया वेक्टर होगा आप उसे ही कंसिडर करोगे, अंदर जाते हुए एरिया वेक्टर को आप कंसिडर नहीं करोगे। और अच्छे से समझाता हूं, जैसे आप ये क्यूब देखिए है ना, कितने फेस है इसके, कितने फेस है, 1 2 3 4 5 6, 6 फेस है। हाँ सर 6 फेस है, तो 6 अलग अलग सरफेसेस हो गए, 6 अलग अलग सरफेसेस मतलब 6 अलग अलग एरिया वेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब देखना क्या बोलना चाह रहा हूं, एक तो ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, ठीक है सर, इस सरफेस पे, इस सरफेस से एक एरिया वेक्टर ये निकलेगा है ना, एक एरिया वेक्टर अंदर की तरफ भी निकलेगा, ठीक है ना, निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन क्योंकि 3D सरफेस है, क्लोज सरफेस है, हम अंदर आने वाले एरिया वेक्टर को कंसिडर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ बाहर जाने वाले एरिया वेक्टर्स को कंसिडर करते हैं। प्लीज इस बात को ध्यान दीजिएगा, द एरिया वेक्टर गोइंग आउटवर्ड विल बी कंसिडर्ड ओनली, विल बी कंसिडर्ड ओनली। अब जैसे आप ये सरफेस देखो, ये वाला सरफेस देखो, रेड कलर से इसको वो करता हूँ, हैचिंग कर देता हूँ इस पर, जैसे ये वाला सरफेस है, ठीक है ना, ये वाला सरफेस है, देखिएगा ध्यान से, इस पर आप देख सकते हैं एक एरिया वेक्टर बाहर की तरफ भी आएगा और एक एरिया वेक्टर अंदर की तरफ भी आएगा, एक एरिया वेक्टर अंदर की तरफ भी आएगा, लेकिन 3D सरफेस है तो हम अंदर आने वाले एरिया वेक्टर को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाहर जाने वाले एरिया वेक्टर को कंसिडर करेंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास 6 फेस है, कितने फेस है हमारे पास, 6 फेस हैं, तो आपके पास 6 एरिया वेक्टर आएंगे, 1 2, 1 वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 4 एरिया वेक्टर, चौथा ये, पांचवा होगा बाहर और छठवां होगा उस वाले फेस से बाहर की तरफ, इस वाले फेस से बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो कितने एरिया वेक्टर्स दिख रहे हैं आपको, 6 एरिया वेक्टर्स दिख रहे हैं, 6 अलग अलग सरफेस से, लेकिन सारे के सारे एरिया वेक्टर्स क्या हैं, सरफेस एरिया से, सरफेस से बाहर जाते हुए, बाहर जाने की तरफ है, और सबके सब सरफेस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये बात हो गई कि आपको 2D सरफेस में कैसे लेना है एरिया वेक्टर और 3D सरफेस में कैसे लेना है एरिया वेक्टर। 2D सरफेस में जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर कहीं भी हो सकते हैं, अंदर की तरफ भी हो सकती है, बाहर की तरफ भी हो सकती है, क्योंकि वो ओपन सरफेस है, अंदर बाहर उसमें कुछ ऐसा होता नहीं। लेकिन जब आप 3D सरफेस में आते हैं, क्लोज सरफेस में आते हैं, तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो आप सरफेस से बाहर जाता हुआ लेंगे, गोइंग आउटवर्ड आप कंसिडर करेंगे, अंदर आता हुआ एरिया वेक्टर आप कंसिडर नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई है? हाँ सर समझ में आ गई है, पक्का 100%? हाँ सर 100%। अच्छा एक चीज़ और देखो, चलो अब दिमाग में आ ही गया तो ये भी देख ही लेते हैं। y एक्सेस, x एक्सेस, z एक्सेस, ठीक है, और यहाँ बना दिया मैंने एक ये बना दिया ऐसा सर्कल टाइप का, ठीक है ना। चलो अब आप जानते हो अगर इसका रेडियस r है, अगर इसका रेडियस स्मॉल r है ना, तो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी ये बताओ मुझे, x, ये y और ये z। कैसा सरफेस है ये? 2D सरफेस है ना, तो ये ओपन सरफेस हुआ। ये कैसा सरफेस है? दिस इज अ 2D सरफेस, ये एक 2D सरफेस है, यानी कि इट इज एन ओपन सरफेस, ओपन सरफेस। तो हमको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की चिंता करनी ही नहीं चाहिए, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की चिंता हमें करनी ही नहीं चाहिए। हम बोलेंगे भैया ये है हमारे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, पक्का ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या तो ये होगी या तो ये होगी। मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। चलो इसकी वैल्यू बता दो फटाफट। एरिया होगा इसका, एरिया वेक्टर जो होगा
वो होगा पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये कौन सी डायरेक्शन है, वाई कैप है, वाई है मतलब जे कैप है पॉजिटिव में, तो ये हो गया जे कैप। या फिर हो सकता है एरिया वेक्टर हमारा क्या, एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ जे कैप। नीचे की तरफ भी आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि क्या है, ओपन सरफेस है, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया है। क्लियर, पक्का नोट डाउन कर लीजिए इसको और इसको। चलिए तो समझ में आ गया है ना, आगे बढ़े, क्लियर करता हूं मैं इसको। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो अब यहां पर आ गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले हमें एरिया वेक्टर समझना जरूरी था। एरिया वेक्टर को भी हमने समझा है 2D सरफेस के लिए अलग, 3D सरफेस के लिए अलग। 2D सरफेस में हम कहीं पर भी एरिया वेक्टर ले सकते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, किसी भी डायरेक्शन में, बस परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। उसके पीछे भी रीजन है, क्या है मैं भी आपको बता दूंगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम 3D सरफेस की बात करें तो 3D सरफेस को हम क्लोज सरफेस भी बोलते हैं। उस पर जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा हम परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेते ही हैं, बट आउटवर्ड लेते हैं। किस डायरेक्शन में होना चाहिए, आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं आना चाहिए। चलिए क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एरिया इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट पास थ्रू दैट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फिर से रीड करता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एरिया इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमने पढ़ी थी, दैट पास थ्रू दैट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब देखिए कोई एक सरफेस है आपके पास, है ना, अगर आप उस सरफेस को ऐसे रखो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है और आपने उस सरफेस को ऐसे रख दिया, उस सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या कहलाती है, हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। आई बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कुछ भी नहीं है, वो एक मेजर है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड को नापने का, कि एक सरफेस से परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, उसके मेजर को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हो। आई मेरी बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई। एक बात आपके दिमाग में एकदम क्लियरली बैठ जानी चाहिए, और वो बात क्या है, वो बात ये है कि आपका जो सरफेस है, देखिए ऐसा सरफेस है, ठीक है ना, ये सरफेस है, अरे ये सरफेस है, और ये ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। ये गई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई, है ना, यार ऐसे तो नहीं है, ऐसे नहीं आते, ऐसे ले आता हूँ, देखो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई ऐसे, ये गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, ठीक है ना, और ये निकली, ठीक है ना, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई ऐसे, ये गई ऐसे, और ये निकली, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई, ये निकली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई और ये निकली, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। आप देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस भी है, नहीं दिख रहा क्या आपको, नहीं दिख रहा क्या आपको, दिख रहा है सर, ये देखिए ना, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस भी है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यही चीज तो बोली गई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से निकले, है ना, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट सरफेस एरिया, जो परपेंडिकुलर हो सरफेस एरिया के, उसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। मतलब अगर हम बात करें लेमैन्स टर्म में, तो 1 2 3 4, है ना, और भी लाइन बना देता हूँ अच्छे से समझने के लिए, है ना, एक लाइन ऐसी बना दी, लो भैया, एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, ठीक है ना, एक लाइन ऐसी है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 जो लाइंस हैं वो क्या कर रही है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर होकर निकल रही हैं, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्लक्स है, यहाँ पर जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो कितना होगा, 1 2 3 4, कितना होगा, 4 होगा, है ना। लेमैन टर्म से समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, बट इस सरफेस के परपेंडिकुलर होकर जितनी लाइंस निकल रही है उनको हम फ्लक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर वो कितना है, 4 है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, किससे, फाई ई से। आई बात समझ में, मतलब यहाँ बोला जा सकता है फाई ई इज इक्वल्स टू 4, है ना। लेमैन्स टर्म में आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। अब वो सरफेस एरिया रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर वाला भी हो सकता है, वो सर्कुलर भी हो सकता है, कैसा भी सरफेस एरिया हो सकता है। तो आप देख सकते हैं दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बता दिया है। और ये जो है जो इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होकर निकल रही है, इसको आप क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या है, आपका फ्लक्स है। क्लियर, चलो नेक्स्ट, फ्लक्स डेंसिटी। अब ये फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, जरा इसके बारे में बात करेंगे। देखो, जब भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको जानना हो तो आप देख सकते हो, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए यहां पर कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये देखो, ध्यान से देखना, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है।
दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये देखो, प्यार से देखो, देखो, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए, क्या अंतर दिख रहा है आपको? सर यहाँ पर हमें डेंसिटी ज्यादा दिख रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी कम दिख रही है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा दिख रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डेंसिटी होती है वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कि ना? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताती है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पर लाइन डेंसिटी है, यहाँ पर जो लाइन डेंसिटी है एक्चुअल में वो क्या बता रही है? क्या बता रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, समझते हो कि नहीं समझते? हाँ सर समझते हैं, ठीक है ना। अब ये फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइंस फोर्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या? फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइंस फोर्स पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये होती है फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है ना। अच्छा काम की बात करेंगे, ये तो इतने काम की नहीं है, लेकिन जो काम की बात है उसको समझेंगे। और वो क्या है? देखो, हमसे ये बोला गया कि मान लीजिए आपके पास इस टाइप की फील्ड लाइंस है, ठीक है ना। देखिएगा, ये इस तरीके की आपके पास क्या है? फील्ड लाइंस। आपने इसमें क्या बना दिया भाई? आपने इसमें एक सरफेस बना दिया, दिस इज योर, ठीक है ना, ये आपका सरफेस एरिया आपने बना दिया। तो आप देख सकते हैं इससे कितनी लाइन होकर जा रही है? 1 2 3 4, ठीक है ना। दिख रहा है आपको कि नहीं? हाँ सर दिख रहा है। चलो अब मैं दूसरी फील्ड लाइंस बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। 6 7 8 9 10, पास में बनाता हूँ, और ये देखिए, ठीक है ना। अब इस पर मैंने वापस एक सरफेस एरिया रखा, ये लो, इस पे एक सरफेस मैंने फिर से रख दिया, ये यहाँ से आ जाओ, ये ठीक है ना। तो ये मैंने सरफेस वापस इधर रख दिया, ठीक है, ये और ये। अब आप बताइए इस सरफेस से कितनी लाइंस होकर निकल रही है? तो आप बोल सकते हो सर 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 लाइंस, ठीक है ना, लगभग यहां से निकल रही थी 4, यहां से निकल रही थी 7। क्या अंतर है इनमें? इसमें अंतर यह है कि यहां पर जो लाइन डेंसिटी है ना सर वो बढ़ गई है, यहां पर जो लाइन डेंसिटी है वो बढ़ चुकी है, लाइन की जो डेंसिटी है वो बढ़ चुकी है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि यहां मैग्नीट्यूड फील्ड का ज्यादा है, यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। इसको हम बी केस ले लेते हैं, इसको हम केस ए ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेकंड केस में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मैग्नीट्यूड इन दी फर्स्ट केस, हाँ कि ना। तो आप देख सकते हो कि जब हमारे पास डेंसिटी कम थी लाइन की तो यहाँ फ्लक्स भी कम हो गया था, सरफेस से निकलने वाली लाइंस भी कम हो गई थी। लेकिन जब हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बहुत पास ले हमने डेंसिटी बढ़ा दी तो उसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया से देखो ज़्यादा लाइन्स निकल रही हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप लाइन डेंसिटी बढ़ा देते हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हो तो आपका फ्लक्स भी क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। आपका फ्लक्स भी क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमको लिखना पड़ेगा, एज the magnitude of electric field increases, as the magnitude of electric field is directly proportional to the line density, of electric field. This implies electric flux is also directly proportional to the magnitude of electric field. हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है ना। जितनी ज्यादा आप मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी पास आएंगी, उतनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगी लाइंस की, और सरफेस एरिया से निकलने वाली लाइंस भी क्या कर जाएंगी? बढ़ जाएंगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दिमाग में एक ख्याल और आया। क्या ख्याल आया? मैंने बोला कि क्यों ना हम सरफेस एरिया बढ़ाकर देखें। अब हम जो सरफेस एरिया पहले ले रहे थे उस सरफेस को और बढ़ाकर देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया? सरफेस एरिया बढ़ाकर देखा। आओ ये देखो, है ना, सेम उसी केस में देखना, कहाँ गई लाइन, कहाँ गई देखना। ये 1 2
ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, है ना। देखिएगा, चलो अब यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक सरफेस एरिया आपका, ये देखिएगा, ठीक है ना, और एक सरफेस एरिया बनाता हूँ मैं ये, ठीक है ना। एक सरफेस एरिया ये बनाया मैंने, एक सरफेस एरिया ये बनाया मैंने। अब आप मुझे बताइए किस सरफेस एरिया से ज़्यादा लाइंस निकल रही हैं, ए एंड ए बी। आप बताइए। तो हम बोलेंगे कि जो सरफेस एरिया बी का है वो सरफेस एरिया ए से क्या है, बड़ा है, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स जो निकलने वाला है वो ए केस में जो निकलेगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू जो फ्लक्स बी वाले सरफेस एरिया से निकलने वाला है। अरे आप देखो ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किस सरफेस एरिया से ज़्यादा निकल रही है, इस सरफेस एरिया से। इस वाले सरफेस एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, कम निकल रही हैं। तो हम बोलेंगे कि जो फ्लक्स है वो इस वाले सरफेस एरिया के लिए ज़्यादा होने वाला है। आई बात समझ में। तो हाँ बिल्कुल सही। तो हमने इस पॉइंट को भी क्या किया, नोट डाउन किया कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस एरिया। इससे हम एक नया फॉर्मूला मिला, और वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये फॉर्मूला मैं सीधे सीधे भी बता सकता था आपको, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसका फील आना जरूरी था, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पर करके बताई। सीधा भी बता देता तो कुछ बिगड़ता नहीं, क्वेश्चन सारे सॉल्व होते, सब कुछ आपको चलता हुआ दिखता वैसे ही जैसे अभी दिखेगा, बट उसका एक फील आना जरूरी था कि भाई अच्छा इस पे डिपेंड कर गया, इस पे डिपेंड कर गया, इसलिए ये रिलेशन बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने बोला कि जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या बनेगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। एरिया वेक्टर आप समझ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से क्या है भाई, ये डॉट प्रोडक्ट है, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से आपको क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा। और डॉट प्रोडक्ट आपको कैसी क्वांटिटी देता है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है। क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ओके, इसकी कोई डायरेक्शन होगी नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं होने वाली है। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट होगी, इसकी एसआई यूनिट होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है यूनिट, न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर, ठीक है, पक्का। हाँ सर पक्का, ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए, अब आपने जैसे ही यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट देखा, आपका दिमाग चलना चालू हुआ, आपने बोला सर डॉट प्रोडक्ट है तो क्या ये बात भी हो सकती है कि हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ई ए इंटू कॉस थीटा। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। ये थीटा क्या होगा, ये थीटा क्या होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। अच्छा, अब एंगल की बात हो गई तो जरा एंगल देख लेते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। आइए ध्यान से देखिएगा। देखो मैं यहाँ पर एक सरफेस लेता हूँ फटाफट, ये मैंने एक सरफेस ले लिया, ठीक। अब मैं लेने वाला हूं एक डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। अरे नहीं, येलो कलर से, येलो कलर से, येलो कलर से। किस कलर से, येलो कलर से। ये है यहां तक, ये ऐसा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई मैंने, एक ही बना रहा हूं, ठीक है ना, एक ही बना रहा हूं। चलिए क्लियर है, चलिए वेरी गुड। अब मुझे बताइए इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, इसके एरिया की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी। अरे भैया एरिया वेक्टर तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना। इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको नोट पॉइंट बताऊंगा, नोट पॉइंट हमेशा याद रखना, नोट पॉइंट हमेशा याद रखना कि ओपन सरफेस के केस में, for open surface the direction of area vector, the direction of area vector should be taken along the direction, should be taken along the direction of area vector, नहीं along the direction of electric field,
ठीक है, क्लियर है। इससे हमको फायदा हो जाएगा क्योंकि हमको एंगल लेना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखो एरिया वेक्टर ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर एक नोट पॉइंट डाल दिया कि जब भी ओपन सरफेस है, अगर आपको क्वेश्चन आसान बनाना हो, अच्छे से सॉल्व करना हो, तो आप हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वो लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो। आई बात समझ में? तो हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं। ये बात आपके दिमाग में बैठ गई? हाँ सर बैठ गई। चलो, तो दिस इज योर एरिया वेक्टर, दिस इज योर एरिया वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इनके बीच का एंगल कितना बन गया? इनके बीच का एंगल मान लीजिए ये थीटा बन गया। अब आप मुझे बताइए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा ये जिसको आप क्या बोलोगे, ई साइन थीटा, और एक कंपोनेंट होगा ये जिसको आप बोलोगे ई कॉस थीटा। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं किसी पर्टिकुलर सरफेस से, वो इस सरफेस के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। अच्छा, ई साइन थीटा जो कंपोनेंट है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है? नहीं। तो फिर बचा क्या? बचा ई कॉस थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट है ई कॉस थीटा जो इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर है। आई बात समझ में? अरे हाँ कि ना? हाँ सर समझ में आ गई। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हमारा फ्लक्स होगा, हम इस केस में बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स बनेगा एक्चुअल में वो इस ई कॉस थीटा के कारण बनेगा, इसके कारण नहीं, इसके कारण नहीं। मतलब इसके कंपोनेंट ये होगा, इसका कंपोनेंट ये होगा। तो ऑब्वियस ये बात है इससे फ्लक्स नहीं बनने वाला, फ्लक्स बनेगा इससे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो सरफेस के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये ई कॉस थीटा जो कंपोनेंट है वो ही क्या है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर है। बात समझ में आई? हाँ। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो और कुछ नहीं है, वो होगा E इंटू ए कॉस थीटा। समझ गया कि नहीं समझे? अरे हाँ कि ना? हाँ सर समझ गए। बस तो इसी को हमने क्या लिख दिया है, इसी को हमने लिख दिया है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आई। अच्छा, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो, वेरी ना करे, वेरिएबल ना हो। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। 100%? हाँ सर 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करिए। बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया यार हमने। एक तो ये पढ़ लिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, उसके बाद हमने कहाँ गया, उसके बाद हमने ये पढ़ लिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये पढ़ लिया भाई, इसको भी नोट डाउन करिए, इसको भी नोट डाउन करिए और इसे भी नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया है। तो अब जरा हम डायरेक्शंस की थोड़ी समझ ले लेना। हमको पता होना चाहिए कि हम जो डायरेक्शन ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं या नहीं। चलिए तो मैं एक सरफेस आपको बना कर दे रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर आप बार बार रेक्टेंगुलर सरफेस ही क्यों बनाते हो? क्योंकि आसान है ना। आसान काम तो सर आपने किए नहीं कभी, आप बोलते हो। अरे यार देखो, बोलना अपनी जगह है और मस्ती अपनी जगह है। चलिए यह है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो सरफेस से जा रही है होते हुए। दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, ठीक है। चलो अब दूसरा सरफेस में बनाता हूं, है ना। दूसरा सरफेस देखिएगा जरा, ये है आपका दूसरा, ये है आपका दूसरा सरफेस, ये है आपका दूसरा सरफेस, अरे ये है आपका दूसरा सरफेस, ठीक है। चलो ये है आपका दूसरा सरफेस। अब आप देखिए इससे लाइंस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइंस वो कैसे जा रही है, वो ऐसे जा रही है, ठीक है ना। अंतर देखिएगा दोनों में क्या है, दोनों ही लाइंस में अंतर देखिएगा क्योंकि उसी पर पूरा खेलना है हमें, है ना। कौन भइल करोड़पति, हमको पूरा खेलना है इसी डायग्राम पर, है ना। दोनों में अंतर है, दोनों डायग्राम में अंतर है भाई, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको, इस सरफेस को थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, शायद आपको तब समझ में आ जाए। देखो अब सरफेस मैंने ऐसा कर दिया, लो ये है सरफेस आपका, समझे। अब ऐसे लाइन जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ठीक है ना। चलो जरा बात करें। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि यार मुझे यहाँ फ्लक्स बताओ कितना होगा और इस केस में फ्लक्स बताओ कितना होगा, तो आपने बोला कि यार वो तो चलो बात की बात है, हम पहले फॉर्मूला लिख कर रख लेते हैं, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, है ना। ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। चलो वेरी गुड, है ना। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो दिस इज योर एरिया वेक्टर जो क्या है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना।
यहाँ पर देखिए सरफेस आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर कैसा होगा, एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ। एरिया वेक्टर कैसे होगा, बाहर की तरफ। दिख रहा है कि नहीं आपको, हाँ सर दिख रहा है, ओके ठीक है। अच्छा यहां पर आप बोल सकते हो, यहां पर आप बोल सकते हो कि फ्लक्स जो है इस केस में वो होगा E इंटू ए इंटू थीटा, कितना है cos 0। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मानते हैं। अच्छा यहां मान लीजिए एक साइड है ए, ये साइड है L और ये साइड है L, ये साइड भी है L, ये साइड भी है L। दिख नहीं रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, लग नहीं रहा होगा स्क्वायर है, लेकिन मान लीजिए कि क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो एरिया कितना होगा E इंटू एल स्क्वायर, ठीक है ना। cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपके पास जो टोटल फ्लक्स आया वो कितना आ गया, E इंटू एल का स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर ओके बढ़िया। इस केस में देखो ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, थोड़ा बड़ा बन गया है, मान लीजिए स्क्वायर, ये मान लीजिए प्लीज मेरे लिए मान लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आपको फ्लक्स निकालने को बोलेंगे तो आप फिर वही फॉर्म लगाओगे, E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। चलो E तो आपने लिख दिया, A की वैल्यू आपको पता है L स्क्वायर होनी है, यहाँ थीटा कितना होगा, यहाँ थीटा कितना होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनकी डायरेक्शन ये है, मतलब ये जो एंगल है दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। आपको पता है ना भाई ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और आपको पता है cos 90 कितना होगा, cos 90 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं cos 90, तो आपका जो टोटल फ्लक्स आने वाला है इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे वो कितना है, 0 है। कितना है, 0 है। तो ये है आपका EL स्क्वायर और ये है आपका क्या, 0। पक्का। तो यहाँ पर एंगल बहुत जरूरी है, आपके एरिया वेक्टर का एंगल देख पाना, समझ पाना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। चलो एक और केस देता हूं मैं आपको। मैंने बोला लो, मैंने बोला प्लीज, उसने बोला नो, मैंने बोला प्लीज, उसने बोला नो, मैंने बोला प्लीज, उसने बोला ओके। चलिए ये देखो, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, ये है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, ठीक है ना। एंड दिस इज योर एरिया वेक्टर, ये आपका क्या है, एरिया वेक्टर है, ठीक है ना, ओके। ये है आपका एरिया वेक्टर। अब आप मुझे बताइए कि जो आप एंगल लेने वाले हैं, जो आप एंगल लेंगे थीटा, वो थीटा यहाँ वाला होगा कि ये एंगल थीटा यहाँ वाला होगा। कौन सा एंगल सर, अरे जब आप फ्लक्स निकालते हो ना और आप जब लिखते हो ई ए कॉस थीटा, तो ये जो थीटा होता है, ये थीटा कौन सा थीटा होगा, ये वाला थीटा होगा या ये वाला थीटा होगा, बताइए मुझे कमेंट में, फटाक से मुझे बताइए, बताइए बताइए बताइए। आप बोलोगे कि सर गलती क्या करते हैं बच्चे, पता है आपको, फटाफट जैसे ही मैंने आपको ये डायग्राम बना कर दिया, बच्चे क्या करते हैं, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं, बोलते हैं ये ई है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा और ये हो जाएगा ई साइन थीटा, हो जाएगा ई साइन थीटा, और बोलते हैं भैया इस कंपोनेंट से क्या निकल जाएगा, फ्लक्स निकल जाएगा। और आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत, आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत। क्यों क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जो एंगल होता है थीटा, या किसके और किसके बीच का एंगल होता है, ये जो थीटा मैंने आपको एंगल बताया था, ये थीटा, इट इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एंड एरिया वेक्टर, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये थीटा नहीं होगा, ये थीटा होगा, आपको ये थीटा कंसिडर करना है, ये थीटा कंसिडर करना है ना। और इस थीटा के बेसिस पर आप क्या करोगे, कंपोनेंट निकालोगे। ये आपका ई है तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, है ना, और ये हो जाएगा ई साइन थीटा। ई साइन थीटा इस सरफेस के परपेंडिकुलर है नहीं, तो इससे आपका फ्लक्स नहीं निकलेगा। फ्लक्स जो बनेगा वो किससे बनेगा, ई कॉस थीटा से बनेगा। आई बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई, पक्का 100%, हाँ सर 100%। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब जरा 3D सरफेस की बात कर लें, किसकी बात कर लें, 3D सरफेसेस की बात कर लें, है ना। 3D सरफेस, 3D सरफेस इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सरफेस बोलते हैं। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चल रहा है, टेंशन मत लेना, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा क्या, गॉस लॉ, क्या बताऊंगा, गॉस लॉ। गॉस लॉ को समझने के लिए ये सारी चीजें समझना जरूरी है, इसलिए बहुत धीरे धीरे हल्लू हल्लू हम प्यार से समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब जरा 3D सरफेस की बात करेंगे। 3D सरफेस में सबसे आसान सरफेस कौन सा है जो आपको समझ में आ सकता है क्यूब। चलो तो क्यूब बनाता हूं मैं आपके लिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लो ये है आपकी y एक्सिस, ये है x एक्सिस और ये है आपकी z एक्सिस, ठीक है। चलो x y एंड z एक्सिस। चलो यहाँ पर मैंने एक क्यूब बनाया,
प्यार से देखना, क्यूब बना रहा हूँ, ये मैंने एक क्यूब बना दिया, ठीक है ना, मैंने एक क्यूब बना दिया, ये लो, ये लो, ये लो, अरे ये लो और ये लो, ठीक है, क्लियर, पक्का 100%? हाँ सर एकदम 100% एकदम। ये क्यूब हमने बना दिया। इस क्यूब का साइड मैं आपको दे दे रहा हूँ कितना है, एक ए ये है, एक ए ये है और एक ए ये है, ये इसकी मैंने आपको साइड्स बता दी, ठीक है। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, ठीक है ना, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ठीक है। एरिया वेक्टर के बारे में क्या ख्याल है, एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा ना आपको। हाँ सर, एरिया वेक्टर के लिए आपका क्या ख्याल है? आपने बोला सर आपने हमें पढ़ाया था 3D सरफेस और क्लोज सरफेस के लिए, 3D सरफेस या जिसको हम क्लोज सरफेस बोलते हैं, उसके लिए जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर विल बी टेकन आउटवर्ड ओनली, विल बी टेकन आउटवर्ड ओनली। अब हमेशा आउटवर्ड जाने वाला जो वेक्टर होगा, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड जाने वाला जो वेक्टर होगा उसी को आप एरिया वेक्टर बोलोगे। तो मतलब अगर मैं बोलूं कि दिस इज योर सरफेस 1, दिस इज योर सरफेस 2, दिस इज योर सरफेस 3, दिस इज योर सरफेस 4, दिस इज योर सरफेस 5, है ना, सामने वाला 5 है और पीछे वाला 6 है ना, पीछे वाला 6 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 अलग अलग सरफेस है, 6 अलग अलग फेसेस हैं, तो सबका अपना एरिया वेक्टर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर देखते हैं फटाफट। फोर्थ सरफेस पे देखिए एरिया वेक्टर जो है वो आउटवर्ड ये वाला बनेगा, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फर्स्ट सरफेस पे जो एरिया वेक्टर बनेगा वो आउटवर्ड ये बनेगा, बिल्कुल सही। सेकंड पर ये बनेगा आउटवर्ड, हाँ सर। थर्ड पर ये बनेगा आउटवर्ड, ठीक है ना। फोर्थ हो गया है। अब फिफ्थ सामने वाला है, तो सामने वाला मैं ऐसा बना दूं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, एरिया वेक्टर ऐसा बनेगा। और सिक्स सरफेस से पीछे की तरफ बना देता हूं मैं ऐसा, ये एरिया वेक्टर बनेगा पीछे वाले सरफेस के लिए। अंदर जाने वाले एरिया वेक्टर हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो फील्ड है वो अंदर तक है भाई, है ना, यहाँ भी फील्ड है, लेकिन मैं बना इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए। ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक फील्ड लाइंस मैं बनाऊंगा, मैंने सिर्फ डायरेक्शन आपको यहाँ पर दिखा दी है। बनाना चाहूँ तो मैं पूरा बना सकता हूँ, बट उससे हमारा डायग्राम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा गया कि सुनो टोटल फ्लक्स बताओ जरा, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस, थ्रू द सरफेस बताओ कितना होगा, थ्रू द क्यूब, ये लिख दो, है ना, कितना होगा जरा निकाल कर बताओ। तो मैंने बोला कि जो आपको टोटल फ्लक्स निकालना है, एक्चुअल में जो टोटल फ्लक्स निकालना है, उससे बेटर है कि आप पहले सरफेस से निकाल लो फ्लक्स कितना जा रहा है, फिर आप क्या करो दूसरे से निकाल लो, फिर आप तीसरे से निकाल लो, फिर आप चौथे से निकाल लो फ्लक्स कितना जा रहा है, फिर आप पांचवें से निकाल लो और फिर आप छठवें से निकाल लेना। ऑब्वियस ही बात है कि सबके सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, सीधे सीधे ऐड हो सकती है। ऑल दीज आर स्केलर क्वांटिटीज, ऑल these are scalar quantities, all these are scalar quantities, ये सारी क्या है भैया, स्केलर क्वांटिटीज है। तो अगर ये सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं, ये अगर सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं, उनको सीधे सीधे ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा अब जो मेन एम है वो क्या है, इंडिविजुअल सरफेस से फ्लक्स निकालना, ठीक है ना। तो आओ जरा पहला सरफेस बनाता हूं मैं, है ना, ध्यान से देखना क्या बताने जा रहा हूं। चलो ये है आपका पहला सरफेस, देखो ये है आपका पहला सरफेस, ठीक है ना। इससे एरिया वेक्टर आपने बनाया है बाहर की तरफ, ये है आपका एरिया वेक्टर। और जो फील्ड की डायरेक्शन है ये है आपके फील्ड की डायरेक्शन, ये होने वाली है आपकी फील्ड की डायरेक्शन। ये है आपका पहला सरफेस, ठीक है ना, ये पहला सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। इनके बीच का एंगल कितना हुआ, तो इनके बीच का एंगल हुआ सर 180 डिग्री। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो यहाँ से आप फ्लक्स निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर हम। वो कितना होगा, E इंटू ए इंटू कॉस 180, ठीक है ना। E की वैल्यू E ही है, A की वैल्यू आप कितना निकाल सकते हो, A की वैल्यू आप निकाल सकते हो A इंटू ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा A इंटू ए यानी कि A स्क्वायर, कॉस 180 कितना हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ E इंटू ए का स्क्वायर, ये हो गया 5/1। क्या हो गया ये 5/1। ऐसे ही आप दूसरे सरफेस को लो, सेकेंड सरफेस क्या है, सामने वाला है सेकेंड सरफेस। आओ सेकेंड सरफेस को लेते हैं, ये है आपका सेकेंड सरफेस, ठीक है ना, दिस इज योर सेकेंड सरफेस। अब इससे एरिया वेक्टर आपने बाहर की तरफ बनाया हुआ है, ठीक है ना, दिस इज योर सेकेंड सरफेस। और जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो यही है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और आप ये देखो, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है।
समझ गए। इनके बीच का एंगल आपको कितना दिख रहा है, थीटा दिख रहा है सर हमें 0 डिग्री। तो यहाँ पर आप अगर फ्लक्स निकालना चाहे, सेकंड सरफेस है आपका, तो आप बोल सकते हो ए ई इंटू कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ई इंटू ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा ई इंटू ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपके पास फाई 1 आ गया है और फाई 2 आ गया है, ये लो भैया फाई 2 आ गया, 2 सरफेस हो गए। अब जरा तीसरा सरफेस देखें, तीसरा सरफेस कौन सा था हमारा, तीसरा सरफेस है नीचे वाला, ठीक है ना। आओ तीसरा सरफेस बनाते हैं। तीसरा सरफेस, तीसरा सरफेस, तीसरा सरफेस कैसा है, ऐसा है, ठीक है। अरे बदल जा, चलो तीसरा सरफेस ये बनाया हमने, दिस इज और तीसरा सरफेस। इसका एरिया वेक्टर आपने कैसा बनाया, ये आपका एरिया वेक्टर था, ठीक है ना। और ये डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। लो भाई देखो ये क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। इनके बीच का एंगल आपको कितना दिख गया, यहाँ पर थीटा मुझे दिख गया 90 डिग्री। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ सर समझ रहे हैं। तो अगर यहाँ थीटा 90 डिग्री है और आपसे पूछा जाए फाई 3 निकाल कर बता दो, तो आप बोलोगे ई ए कॉस 90, हाँ कि ना। अब कॉस 90 तो हो गया 0, तो इसका मतलब ये है फाई 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। चलो तो मतलब आपके पास फाई 1 आ गया है, फाई 2 आ गया है, फाई 3 आ गया है। आ जाइए भाई, अब देखते हैं फोर्थ सरफेस क्या है। दिस इज योर फोर्थ सरफेस, ये आपका फोर्थ सरफेस। अच्छा मैंने उसको फर्स्ट बोल दिया क्या, मैंने उसको फर्स्ट बोल दिया क्या, चलिए इसको मैं फोर्थ बोल देता हूँ यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका फोर्थ है, ठीक है ना। फोर्थ के बाद ये आपका सेकंड है, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड मैंने बना दिया, मतलब फोर्थ सेकंड और थर्ड आपने पता कर लिया है। फर्स्ट देख लेते हैं, आ जाओ। फर्स्ट नाम का क्या है, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। ये है आपका फर्स्ट सरफेस, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एरिया वेक्टर आपने किस डायरेक्शन में लिया हुआ है, एरिया वेक्टर आपने ये परपेंडिकुलर लिया है, ये देखो, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है ये, दीज आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये देखिए, देख रहे हो कि नहीं देख रहे, हाँ सर देख रहे हैं, दिख रहा है। अच्छा एंगल दिखा, एंगल कितना बना सर, 90 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। बस यही तो मैं चाहता था। यहाँ पर आपने थीटा बोला कि 90 डिग्री का बन रहा है, मैंने बोला अच्छा तो ये है अपना कौन सा सरफेस, फर्स्ट है ना। तो आप इसको बोल सकते हो फर्स्ट और इसको आप बोल दोगे फोर्थ, है ना। इसको आप बोल दोगे फोर्थ। चलो फोर्थ, सेकेंड, ये क्या था हमारा थर्ड सरफेस, एंड दिस इज आर फोर्थ सरफेस। दिस इज आर, नहीं ये कौन सा था, अरे यार हाँ ये फर्स्ट है, ठीक है। दिस इज आर फर्स्ट सरफेस। तो यहाँ से आप फाई 1 निकाल सकते हो, ई इंटू ए इंटू कॉस 90, कॉस 90 हो गया 0। तो आप बोल सकते हो फाई 1 कितना आया है, 0 आया है। फाई 1 आ गया, फाई 2 आ गया, फाई 3 आ गया, फाई 4 आ गया। फाई 1 आ गया, फाई 2 आ गया, फाई 3 आ गया, फाई 4 आ गया। फाई 5 और फाई 6 देख लें, आ जाओ। पांचवा और छठवां सरफेस देख लें जरा क्या हो रहा है, कहाँ गया पांचवा और छठवां। ये है हमारा पांचवा सामने वाला सरफेस, ये हमारा सामने वाला जो है ये पांचवा है, ठीक है ना। ये वाला पांचवा है और इसके पीछे वाला छठवा है। अब आप देखिएगा ध्यान से कि दोनों पर ही जो एरिया वेक्टर बनेगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड से जो डायरेक्शन जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होने वाला है। देखिए ये देखिए, ये है आपका पांचवा, ये है आपका पांचवा और ये है आपका छठवा सरफेस। दोनों के लिए ही क्या होने वाला है, सेम होने वाला है रिजल्ट। देखिएगा इसका एरिया वेक्टर आपने बाहर की तरफ लिया है ना, ये आपका एरिया वेक्टर है। और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसका मतलब ये है कितना एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पर, ये आपका फिफ्थ सरफेस था, ये है आपका सिक्स्थ सरफेस, इसका एरिया वेक्टर आपने कहाँ लिया है, पीछे की तरफ लिया है। दिस इज योर एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक, इसको आप लेकर आओगे ऐसे और आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री। अरे इसके ये टेढ़ा नहीं बनाया, इसके पीछे से सीधा जाएगा। ये देखो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ एरिया वेक्टर है और ये लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि जो फाई 5 है वो भी 0 है और जो फाई 6 है वो भी 0 है, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना हो रहा है, थीटा हो रहा है 90 डिग्री और यहाँ भी थीटा कितना हो रहा है, 90 डिग्री। क्लियर है। पूरे 6 सरफेस से आने वाला निकलने वाला फ्लक्स आपने कैलकुलेट कर लिया, हाँ सर कैलकुलेट कर लिया। तो हम टोटल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो सर, बिल्कुल निकाल सकते हो। फाई 2 आया है ई ए स्क्वायर, फाई 2 आया है ई ए स्क्वायर और फाई 4 आया है माइनस ई ए स्क्वायर, बस और कुछ नहीं आया, ठीक है। तो फाई 4 आया है माइनस ई ए स्क्वायर और क्या आया भाई, और फाई 2 आया है ई ए स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर, है ना। ये आया है 0
ये आया है 0, ये आया है 0 और ये आया है 0, ठीक है ना। आप इनको ऐड करोगे, जो टोटल आने वाला है आपके पास फ्लक्स थ्रू द क्यूब वो कितना आएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना आएगा, वहीं पे लिख देता हूं मैं, यहीं पर लिख देता हूं, आइए, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब यहीं पर लिख देता हूं, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना आ रहा है, -EA² प्लस EA², यही आ रहा है। तो मतलब कितना आ गया, टोटल आ गया 0। इसका मतलब ये है कि क्यूब से जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है वो कितना है, 0 है। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, और रिजल्ट क्या है कि इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और in a uniform electric field from a solid surface, from a 3D surface, if there is no charge, the net flux is always 0 है। अरे भाई, ये एक 3D सरफेस है, क्या ये क्लोज्ड सरफेस है, हाँ सर, ठीक है। ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, हाँ। क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ सर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब भी आप किसी 3D सरफेस को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, कंडीशन ये है कि उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। आपका जो 3D सरफेस है उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। उस सरफेस को जब आप जाकर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे और जब आप उससे टोटल फ्लक्स निकालोगे तो वो हमेशा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। क्या आने वाला है, हमेशा 0 आने वाला है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो इस चीज को मैं यहां पर आपको नोट डाउन करके बताता हूं। क्या, देखो मैं ये बोल रहा हूं, नोट in a uniform electric field, in a uniform electric field, in a uniform electric field, the 3D, the net total flux through a solid surface, through a 3D surface, through a 3D surface is always 0, is always 0 if the surface is having no charge, is having no charge। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने देखो क्या किया, पूरा सॉल्व किया, और पूरा सॉल्व करके एक यूनिफॉर्म फील्ड में जब हमने अपने किसको रखा, क्यूब को रखा, तो उस पर आने वाला टोटल फ्लक्स क्या था, 0 था। ये तो हमने सॉल्व करके देखा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखो कि अगर आपके पास कोई 3D सरफेस है, कोई क्लोज सरफेस है, और आपने उसको किस में रख दिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, और शर्त यह है कि उस पर्टिकुलर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे बात ये जनहित में जारी कर दो भाई, ये बात क्या कर दो, जनहित में जारी कर दो, क्योंकि हम ये सीधे नहीं बोल रहे, हमने इसको सॉल्व करके देखा है भाई। सारे सरफेस को अलग अलग करके हमने देखा है, और सारे के सारे 6 सरफेस पर हमने क्या निकाला, फ्लक्स निकाला, और सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो टोटल आया वो क्या आया, 0 आया। तो हमने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया, और वो स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट ये है। 2 चीजें यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए और आपके सरफेस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। पक्की बात है? अगर ऐसा है तो फिर आप धड़ल्ले से बोल सकते हो कि नेट फ्लक्स कितना होने वाला है, उस पर 0 होने वाला है। बात समझ में आई? प्लीज इसको नोट डाउन करो भाई, सबसे पहले इसको नोट डाउन करो, आराम आराम से, बोल बोल के, सोच सोच के दिमाग में फिर आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करने के बाद आप ये नोट पॉइंट अपनी कॉपी में लिखेंगे, ये नोट पॉइंट। चलिए भाई आगे बढ़े, क्लियर कर दूं, है ना। अभी सिर्फ समझते चलो, बस समझते चलो कि आपके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना है, उसके लिए जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी ना, वो एक सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है ना। जो ओपन सरफेस होता है उसके लिए जो आपका एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक है ना। 2 डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया वो प्लस, क्या जैसे आप बोल रहे हो बोर्ड के अंदर भी हो सकता है, बोर्ड के बाहर भी हो सकता है, बोर्ड के अंदर भी हो सकता है, बोर्ड के बाहर भी हो सकता है। ओपन सरफेस में हमको डायरेक्शन की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ओपन सरफेस में जब हम निकालते हैं अपना फ्लक्स तो हम अपने एरिया वेक्टर को उसी डायरेक्शन में लेते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए हमको डायरेक्शन से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप 3D सरफेस में आते हो तो आपके लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो हमेशा सरफेस से बाहर जाते हुए होनी चाहिए। ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है सर। अगर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है, किसके बीच में,
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो आप हमेशा अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट जो कि कॉस कंपोनेंट होगा, और वो कॉस कंपोनेंट हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होगा, उसी से क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे। ये सारी बातें मैं आपसे कर चुका हूं। जब हमने 3D सरफेस को देखा तो वहां एक बहुत अच्छी बात हमें पता चली कि अगर कोई 3D सरफेस किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उस पर्टिकुलर 3D सरफेस से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है ना, ये सारी बातें मैं आपसे अभी तक कर चुका हूं, कोई भी आपको दिक्कत इसमें अभी तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, बहुत बेसिक चीज़ है। जहां से हमारी बातें बढ़ेंगी वो होगा गॉस लॉ, वहां से आपको थोड़ा और ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा। चलिए थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। क्या बात करी भाई, मैंने अभी आपको एक क्यूब दिया था, है ना, अब मैं आपको एक सिलेंडर दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, अब मैं आपको एक सिलेंडर दे रहा हूँ। देखिए ये एक सिलेंडर है, ये रखा हुआ है बढ़िया, ये एक सिलेंडर मैंने यहाँ पर रख दिया, इस पर कोई चार्ज नहीं है भाई, है ना, इस सिलेंडर पे कोई चार्ज नहीं है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है ना, चलिए ओके। आप देख सकते हैं इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, देख सकते हैं ये है। ठीक है ना, और ये क्या कहलाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्या कहलाता है भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पर आपसे बुक्स में देखेंगे, शायद मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन है, ये एच सी वर्मा का सॉल्व क्वेश्चन है या फिर डीसी पांडे का है, मुझे याद सा नहीं आ रहा है अभी। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, क्या पूछ ले, बोले भैया जो फ्लक्स है वो निकाल कर बताओ टोटल कितना होगा, टोटल फ्लक्स आप निकाल कर बता दो कितना होगा। तो आपका अगर दिमाग चल गया, जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे अगर आपका दिमाग चल गया कि भैया ये चार्ज बॉडी नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये एक 3D सरफेस है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इस पर आने वाला जो टोटल आपका फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आप अभी से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, है ना। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि नहीं आपसे सॉल्व करके बताओ, उनके लिए मैं सॉल्व करके भी बता दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिनने ये सोच लिया, अच्छा सोचा, आपने दिमाग लगा लिया, आपको जो चीज़ बताई गई थी आपने उसको अप्लाई कर लिया। अब देखो, इसको मैं बोल देता हूँ सरफेस 1, इसको मैं बोल देता हूँ सरफेस 2, और ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसको मैं बोल देता हूँ सरफेस 3। पूरे कर्व्ड सरफेस को क्या बोलता हूँ, सरफेस 3। तो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल आप निकालने वाले हो ना फ्लक्स, वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, φ1 + φ2 + φ3। मानते हो नहीं मानते हो, हाँ सर मानते हैं। चलो φ1 निकालो ज़रा। φ1 निकालने से पहले मुझे ये बताओ उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा। सर इसका एरिया वेक्टर होगा ये, 3D सरफेस है, अवे बाहर आउटवर्ड वाला। ठीक है ना, इसका कहाँ होगा, इसका एरिया वेक्टर ये होगा सर। ठीक है ना, ओके। तो हम बात करते हैं φ1 की। φ1 आप कैसे निकालेंगे, आइए, E × A × cos थीटा। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। E, अच्छा इसका रेडियस तो मैंने आपको दिया नहीं, रेडियस ले लो मुझसे। ये रेडियस है कितना, रेडियस है इसका R। ठीक है ना, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया कितना हो गया, पाई × r², और थीटा कितना हो गया भाई, सरफेस 1 के लिए कितना हो गया, थीटा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, cos 180 हो गया। कितना हो गया, cos 180। cos 180 होता है -1, तो आप बोल सकते हो यहाँ वैल्यू आएगी -e × पाई r²। किसकी वैल्यू, φ1 की। ठीक है, ओके। चलो अब φ2 की वैल्यू देखो ज़रा, φ2 की वैल्यू निकालो। ये देखो आपका एरिया वेक्टर ये है, सरफेस 2 ये है, इनके बीच का एंगल आपको कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है एंगल, 0 डिग्री। तो EA cos 0, EA cos 0 ये कितना हो जाएगा, EA cos 0 हो जाएगा, cos 0 मतलब 1। ठीक है, ओके सर। एरिया की वैल्यू कितनी है, एरिया की वैल्यू है पाई × r²। तो ये φ2 भी आपके पास आ गया है। चलिए अब क्या बचता है, φ3 बचता है। φ3 क्या है, φ3 है फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया। φ3 क्या है, φ3 है फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया, थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है ना, अब यहां पर थोड़े सोचने वाली बात है। अब ये देखिए, मैंने आपको ये बताया कि हमेशा जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए ये बॉटल है, ठीक है ना, इसके सरफेस पर अगर ये एरिया वेक्टर निकला हुआ है तो इस सरफेस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। चाहे ऐसे निकले, चाहे ऐसे निकले, चाहे ऐसे निकले, चाहे ऐसे निकले, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, हर पॉइंट पर आपका जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मतलब अगर मैं ये देखूं कि मान लीजिए किसी भी पॉइंट पर मैंने बोला कि यार ये क्या है, एरिया वेक्टर है जो सरफेस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कैसी जाएंगी, वो ऐसी जाएंगी, है ना। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ आपके एरिया वेक्टर का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, और वो हमेशा बनेगा, और वो हमेशा ही बनेगा।
आई मेरी बात समझ में? तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालना है तो आपको एंगल देखना पड़ेगा, और एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि φ3 कितना हो गया, 0 हो गया। φ3 कितना हो गया, 0 हो गया। तो टोटल आप देखिए कितना होगा, φ1 की वैल्यू माइनस ई पाई आर स्क्वायर, φ2 की वैल्यू ई पाई आर स्क्वायर प्लस 0। यहाँ से आपने इसको काटा, टोटल कितना आ गया, 0 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। यही चीज़ तो मैंने आपको पहले भी बताई थी भाई कि अगर कोई 3D सरफेस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये बात पक्की है कि उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पक्का 100%? हाँ सर 100%। चलिए भाई एक और केस हमने लेकर देख लिया, इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, समझाता चल रहा हूँ, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं आपको करके दे रहा हूँ। जैसे ही हम लॉ पढ़ लेंगे, गॉस लॉ, फिर थोड़ी चीज़ें आपके लिए बढ़ेंगी। अभी क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है इस लेक्चर में हमको, कोई भी, सिर्फ समझेंगे, सिर्फ बेस बना रहे हैं। चलो अब यहाँ पर मैंने आपको एक अच्छा क्वेश्चन देने की कोशिश की है। ये क्वेश्चन भी शायद सॉल्व एग्जाम्पल का है, एच.सी. वर्मा साहब का। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, यह है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है ना। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस बार आपको दी गई है ई नॉट एक्स आई कैप के फॉर्म में। आई कैप डायरेक्शन बता रहा है एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ई नॉट एक्स, ठीक है ना। ओके, यहां पर आपको एक क्यूब दिया गया, फिर से, हाँ एक बार चेक कर लीजिएगा कि एच.सी. वर्मा साहब का है कि डी.सी. पांडे साहब का है ना। मुझे तो बस क्वेश्चन के वो याद रहते हैं कि हाँ यार ऐसा क्वेश्चन हमने कहीं देखा था। चलो, If you wanna run away with me and know a galaxy where I can take you for a ride, you want me, I want you baby, my sugar boo। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो क्यूब आप देख रहे हो, अब ये थोड़ा ओरिजिन से मैंने दूर खिसका के रखा हुआ है, तो कुछ रीज़न होगा, है ना, कुछ क्या होगा, रीज़न होगा। तो रीज़न यहाँ पर ये है, रीज़न है यहाँ पर कि यहाँ ओरिजिन से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, ये a डिस्टेंस पर रखा हुआ है। कितनी दूरी पर रखा हुआ है, a डिस्टेंस पर रखा हुआ है। और ये जो क्यूब है, ये क्यूब है, इसकी साइड्स भी खुद क्या है, a और a है, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। एरिया वेक्टर निकालते आपको आता है, आप निकालोगे हर सरफेस से बाहर जाता हुआ एरिया वेक्टर। ये क्या है भैया, एरिया वेक्टर इसका, ये इसका एरिया वेक्टर है ना। सरफेस 1 नाम दे दूँ, ये सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, ठीक है ना। ये सरफेस 5 और ये सरफेस 6। चलिए, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ नहीं, इसका वेक्टर नीचे वाला है ना, ये 2, 3, 4 नीचे वाला है, 5 सामने वाला है। इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, 5 का एरिया वेक्टर सामने की तरफ और 6 का एरिया वेक्टर पीछे की तरफ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिख गई है? हाँ सर दिख गई है। चलो, तो अब हम क्या निकालें, हमको बोला गया है कि इस क्यूब के थ्रू क्या निकालो भाई, टोटल फ्लक्स निकाल कर बताओ। जैसे ही मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा कि टोटल फ्लक्स फाई टोटल फ्रॉम क्यूब कितना होगा, तो आपने आओ देखा ना ताओ, आपने ये बोल दिया कि यार यहाँ पे कोई चार्ज है क्या। मैंने कहा नहीं, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है इस क्यूब पर। ठीक है, ठीक है सर, कोई चार्ज नहीं है, ये एक 3D सरफेस है, तो हम बोल सकते हैं सर कि यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स आएगा वो 0 होगा। आपने सीधे सीधे मुझे आंसर दे दिया कि इस पर आने वाला टोटल फ्लक्स 0 होगा। मैंने बोल दिया गलत, मैंने बोल दिया गलत। क्यों गलत? क्योंकि आपने मेरा स्टेटमेंट पूरी तरीके से पढ़ा नहीं। मैं अपने स्टेटमेंट को चालू ही इस तरीके से करता हूं कि इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बोल रहा हूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, वो वेरी नहीं करनी चाहिए। और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको अपना क्यूब या अपना 3D सरफेस रखना है जिस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, तब जाकर उसके थ्रू जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो 0 होगा। यहां पर आप देखिए कि आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स पे डिपेंडेंट है। यहां पर वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक्स पे डिपेंडेंट है, बदल रही है एक्स के साथ, तो आप इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल सकते। आई मेरी बात समझ में, है ना। तो दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे हाँ कि ना, हाँ सर, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक्स के साथ वेरी कर रही है, ठीक है ना। इसलिए हम वो चीज़ नहीं बोल सकते जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आइए भाई, अगर हमको टोटल निकालना है फ्लक्स, तो हमको फिर वही चीज़ करनी पड़ेगी, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है, ओके। आइए देखते हैं, φ1 निकालते हैं पहले हम। φ1 इज नथिंग बट EA cos थीटा। चलो,
अब देखिए आप देख रहे हैं फेस 1 को, अब मैं फेस अलग से बना नहीं रहा हूं, आप समझिएगा। ये फेस जो है इस पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो थीटा कितना हुआ फेस 1 के लिए 180 डिग्री। कितना हुआ 180 डिग्री। तो ये कितना हुआ ई ए इंटू कॉस 180। चलिए एरिया के बारे में आपका क्या ख्याल है, एरिया के बारे में, अच्छा ई के बारे में क्या ख्याल है, ई इज इक्वल टू ई नॉट इंटू एक्स। ठीक है, जो पहला फेस है, पहला फेस जो है वो ओरिजिन से कितना दूर रखा हुआ है, ए दूरी पर रखा हुआ है। आइए मेरी बात समझ में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई नॉट इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, पहले फेस के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है, ए है कि नहीं है, तो हम यहाँ एक्स की क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे। ठीक है ना, एरिया कितना है, एरिया है ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर, तो हो जाएगा एरिया कॉस 180 इज -1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ ई नॉट इंटू ए क्यूब। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये आ गई आपके φ1 की वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, φ2। अब आप देखिए φ2 यानी कि आपको सेकंड सरफेस को देखना है। सेकंड सरफेस में जो एरिया वेक्टर है वो फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है सेकंड सरफेस के लिए वो फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो मतलब यहाँ पर फ्लक्स क्या बनेगा, 0 ई ए कॉस 90, है ना। तो हम यहाँ बोल सकते हैं सीधे सीधे ई ए कॉस 90, है ना। यही सेम केस किसके लिए होगा, सेकंड फेस के सामने वाला फेस है आपका फोर्थ फेस, तो ये फोर्थ के लिए भी होगा, हाँ सर, तो ये φ4 के लिए भी होने वाला है। ठीक है ना, तो φ4 एंड φ2 इज इक्वल्स टू 0, है ना, cos 90 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये φ2 के लिए भी है और ये φ4 के लिए भी है, मतलब ये फ्लक्स फोर्थ सरफेस के लिए भी है और सेकेंड सरफेस के लिए भी है। चलो वेरी गुड, तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, फोर्थ हो गया, थर्ड की बात कर लेते हैं। आ जाओ, थर्ड की बात यहाँ लिख के कर लेता हूँ। φ3 इज इक्वल्स टू ई ए कॉस, एंगल कितना बनेगा, एरिया वेक्टर ये है, इसका एरिया वेक्टर ये है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0 डिग्री, तो ये हो गया cos 0। वेरी गुड, cos 0 हो गया 1, ई की वैल्यू कितनी है ई नॉट इंटू एक्स, ए की वैल्यू है ए स्क्वायर, cos 0 है 1। अब मुझे बताइए कि आपका जो थर्ड फेस है, थर्ड फेस जो है वो ओरिजिन से कितना दूर है, a प्लस ए, हाँ कि ना, a प्लस ए यानी कि 2a दूरी है। अरे भैया ओरिजिन से जो थर्ड फेस है आपके क्यूब का उसकी दूरी कितनी है 2a है, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे, यहाँ पर आप x की वैल्यू 2a पुट करोगे। आइए करते हैं, तो φ3 इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू ट्वाइस ऑफ a इंटू ए स्क्वायर यानी कि a क्यूब, और ये हो जाएगा 1, यानी कि φ3 कितना आ गया, φ3 आ गया ट्वाइस ऑफ ई नॉट इंटू ए क्यूब। ओके क्लियर है, हाँ सर एकदम क्लियर है। अब बात करते हैं फिफ्थ फेस की और सिक्स्थ फेस की। अब आप देख सकते हैं कि जो फिफ्थ फेस है और जो सिक्स्थ फेस है, जो फिफ्थ फेस है और सिक्स्थ फेस है, उससे जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आ रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो हम बोल सकते हैं कि फिफ्थ फेस से जो फ्लक्स निकलेगा और सिक्स्थ फेस से जो फ्लक्स निकलेगा उसकी वैल्यू 0 होने वाली है, cos 90 हो जाएगा क्यों यहाँ पे। ठीक है, तो आप अगर टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आप बैठे हो तो आप टोटल फ्लक्स निकालो ना फटाक से। टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो देखो आप, एक तो होगा ये φ1 है ना, φ2 φ4 0 है, φ5 φ6 0 है, तो φ1 और φ3 जुड़ेगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे φ1 प्लस φ3। φ1 है माइनस ऑफ ई नॉट ए का क्यूब प्लस ये कितना है प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट ए का क्यूब। तो आप बोल सकते हो नेट कितना आया ई नॉट ए का क्यूब। अब ये तो 0 नहीं हुआ, ये तो 0 नहीं हुआ। अब देखो ना, जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है इस क्यूब से वो 0 नहीं हो रहा है इस केस में। आपने जो शुरू में 0 बोल दिया था कि भैया ये 3D सरफेस है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पर आने वाला जो फ्लक्स होगा टोटल निकलने वाला वो 0 हो जाएगा। गलत, आपको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि वो 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स के साथ वेरी कर रही है, इसलिए हम वो केस नहीं लगा सकते जो अभी तक हम पढ़ के आए थे। पक्का 100% बात समझ में आई, इसलिए मैंने एक केस आपको करके दिखा दिया कि ऐसा बोलना हमेशा सही नहीं है। वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, 3D सरफेस और नो चार्ज। ये तीनों कंडीशन जब फॉलो होगी तब आप बोलोगे कि भैया उस 3D सरफेस पर नेट फ्लक्स क्या है 0 है, नेट फ्लक्स क्या है 0 है। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आ गया आपका टोटल कितना 0, टोटल कितना आ गया ई नॉट ए क्यूब। बहुत बढ़िया, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया, चलिए बढ़िया।
क्लियर कर दूं? बिल्कुल क्लियर कर दीजिए सर। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना था, बेस बढ़ाना था। मैंने आपको बोला था ना कि हमने इस लेक्चर की स्टार्टिंग सिर्फ इंट्रोडक्शन से की है कि आप फ्लक्स समझ जाओ, कि आपको फ्लक्स अगर कहीं दिखे तो आप मान जाओ कि हाँ भैया मैंने तुमसे मुलाकात पहले कभी सत्यम सर के लेक्चर में की थी। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गॉस लॉ, जहां आपको इन चीज़ों की बहुत रिगरस जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको इतनी डिटेल में आप चीज़ें वहां नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत डिस्कस कर लिया है उसे ऑलरेडी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए भाई, तो मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की एक वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से। आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है, गूगल पर जाकर टाइप कर देना है magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करोगे आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। आप उसे जैसे ही खोलोगे कुछ ऐसा पेज आपको दिखेगा, है ना। यहाँ पर क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक का सारा कंटेंट, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश कोर्स हो, चाहे NTSC हो, चाहे ओलंपियाड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सब कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप बोलोगे सर वेबसाइट पर जाने की क्या जरूरत है, हमारे पास तो यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब का। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट आपको अवेलेबल है। ऑल्दो हमने वहां पर भी प्लेलिस्ट बना कर रखी है, पर उसको और अगर आसानी तरीके से आपको क्या करना है, एक्सेस करना है, तो ये वो वेबसाइट है जहां पर जाकर आप बहुत आसानी से चीज़ों को पढ़ सकते हो। अब मान लीजिए आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आपने क्लास 12 पे क्लिक किया। क्लास 12 के अलग अलग फैकल्टीज़ के देखिए यहाँ पर आपको लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। अब आपका मन है कि चलो फिजिक्स पढ़ के देखते हैं, आपने फिजिक्स पे जैसे ही क्लिक किया तो फिजिक्स के, तो आप देख सकते हैं फिजिक्स के अलग अलग चैप्टर के लेक्चर्स यहाँ पर बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए। अब देखिए हर चैप्टर के अंदर कितने लेक्चर हैं ये आपको पहले ही पता चल जाएगा, और आपको यहाँ पर ढूंढने की जरूरत नहीं है कि एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा। हमने मेहनत कर ली है, हमने आपके लिए सारे लेक्चर अरेंज करके प्रॉपरली रख दिए हैं। आपको बस जाना है और देखना है फटाफट, ठीक है ना। ओके, हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। हम आपसे कोई कोड लगाने को नहीं बोलते कि 10% ऑफ मिलेगा, 20% ऑफ मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ नहीं। हम आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं, वो भी क्वालिटी के साथ। इधर उधर हम आपका ध्यान नहीं भटकाते। अच्छा, लेकिन बदले में हम क्या चाहते हैं, बदले में हम भी कुछ चाहेंगे ना, ऐसा तो नहीं है, इंसानी फितरत है, हम भी बदले में चाहते हैं। बदले में चाहते हैं हम आपका प्यार, आपका सपोर्ट। वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फैकल्टीज़ को बताइए स्कूल के कि ऐसा चैनल एग्जिस्ट करता है जो कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, इससे हमारा मोटिवेशन हाई रहेगा और हम आपके लिए और नई नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसी मैसेज के साथ करते हैं इस लेक्चर को खत्म। तब सावधान रहे, तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।